नमस्कार, मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा, एकेडमिक काउंसलर इग्नू, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज हम यहाँ बीएमटीसी 131 पाठ्यक्रम के कलन विषय के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका 5वां खंड है समाकलन। इस खंड की पहली इकाई है, जो 17वीं इकाई है, समाकलन का परिचय। तो सबसे पहला टॉपिक ये है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, समाकलन का परिचय। तो इस इकाई का उद्देश्य ये है कि इस इकाई को अध्ययन करने के बाद हम क्लोज इंटरवल एबी के विभाजन के बारे में, उस पे परिभाषित कुछ सरल फलनों के बारे में, उसके लोअर एंड अपर समाकलनों के बारे में और निश्चित समाकलन के बारे में क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कलन की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, उनका के बारे में, उनका स्टेटमेंट क्या है, उनका उपयोग क्या है, इसके बारे में जान पाएंगे। फलन के पूर्वक यानी प्रति अवकलज यानी प्रिमिटिव की बात की जा रही है यहाँ पर, कि प्रिमिटिव क्या होता है इसके बारे में जान पाएंगे। इन सब का क्या उपयोग है किसी सरल फलन को का समाकलन और अवकलन करने में, इसका उपयोग हम यहाँ पर जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि समाकलनीयता होती क्या है। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि अर्धवृत्त हमें दिया गया है, हमें कहा जा रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीका ये है कि हमने एक तरीका यहाँ पर हमने निर्गम की विधि यहाँ पर उपयोग किया है, जिसका इस विधि के अनुसार हमें ये करना होता है कि हम अर्धवृत्त के अंदर अर्धवृत्त के जो वक्र दिया हुआ है इसको बहुभुज में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत सारी भुजाओं में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने देखा कि बहुभुज में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, एक यहाँ पर लाल रंग के कलर से डिफाइन किया गया है, दूसरे को पर्पल कलर से यहाँ पर बैंगनी कलर से यहाँ पर दिखाया गया है। चित्रका को अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको बहुभुज में कन्वर्ट किया गया है, जो वृत्त के बाहर के एरिया को भी थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा है, जिसको हम कहेंगे कि ये आपका क्षेत्रफल का अपर बाउंड है। और चित्रखा को अगर आप देखिए तो जो ये बैगनी कलर के यहाँ पर एरिया को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ कुछ क्षेत्रफल रह जा रहे हैं। ये क्या कहेगा, ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का लोअर बाउंड कहलाएगा यहाँ पर। और इन दोनों ही फिगर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करिए तो जो यहाँ पर डिफरेंस आता है इन दोनों के फिगर में, एरिया में, उसको यहाँ पर पीले रंग से दिखाने की कोशिश करी गई है। जो आकृति 2 में आप इसको साफ तौर पे देख सकते हैं कि पीले रंग का जो यहाँ पर एरिया दिखाया जा रहा है वो आपका अपर बाउंड में वो ज्यादा उतना लिया जा रहा है, और लोअर बाउंड में अगर हम किसी भी क्षेत्रफल का लोअर बाउंड अगर हम ले रहे हैं तो उतना ही एरिया कम हो जा रहा है। तो दोनों ही तरीके से थोड़ा थोड़ा एरर क्षेत्रफल निकालने में, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने में आता जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम आती है कि अब इस एरर को हम कम कैसे करें। इसको कम करने का तरीका यही है कि आप इन जो बहुभुज, हमने जो बहुभुज की भुजाएं यहाँ पर ली है, पहले बहुभुज में यहाँ पर अर्धवृत्त में 4 भुजाएं ली हैं, इस बहुभुज के संख्याओं को बढ़ाते जाइए। और आपने आकृति 2 में नीचे के फिगर में आप इस चीज को साफ तौर पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बहुभुज के भुजाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, पीले रंग का उपयोग इस आकृति को प्रदर्शित करने के लिए कम होता जा रहा है, जो एरर है वो कम होता जा रहा है, और हमें सटीक रेड कलर भी कम होता जा रहा है, बैगनी कलर बढ़ता हुआ जा रहा है, और ये धीरे धीरे जैसे ही भुजाओं को आप बढ़ाते जाएंगे हमें अर्धवृत्त के रूप में एक अप्रोक्सीमेट एक आंसर, सटीक आंसर मिलता जाएगा। तो ये है निर्गम की विधि की का यूज करके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या उपयोग किया, क्षेत्रफल के अपर बाउंड का उपयोग किया, क्षेत्रफल के लोअर बाउंड का उपयोग किया, और इन दोनों के उपयोग में जो एरर आई उस एरर को कम करने के लिए आपने भुजाओं की संख्या को बढ़ाना शुरू किया। तो इसके बारे में भी और डिटेल में हम जानते हैं, वो देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमें जो जानना है वो क्या है, ऊपरी और निम्न योग होता क्या है। इसको डिफाइन करने के लिए हम पार्टीशन के बारे में जानेंगे। पार्टीशन कुछ भी नहीं है, अभी आपने देखा कि भुजाओं की संख्या को बढ़ाया हमने, यही चीज है पार्टीशन को। अब हम इंटरवल में कैसे हम क्या करेंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे, तो वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर n है जिसका मान ग्रेटर और इक्वल टू 1 हम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, और एक क्लोज इंटरवल यानी एक ए बी इंटरवल हमने लिया है। इंटरवल क्या होगा, जो हमारा रियल लाइन का सबसेट, प्रॉपर सबसेट यहाँ पर लिया गया है। इसमें हम कुछ बिंदुओं को इंगित करते हैं जो x0 से शुरू होकर xn पे खत्म होगी। अब ये x0 से शुरू हो रही है, इनमें दो मानों को हम फिक्स कर देते हैं कि x0 की वैल्यू हमेशा a है और xn की वैल्यू यहाँ पर b है। इन बिटवीन जितने भी नंबर हमने x1 से लेकर
xn-1 लिया है, इनमें आपस में रिलेशन इन बिंदुओं में ये होगा कि x0 की वैल्यू लेस होगी x1 से, स्ट्रिक्टली लेस देन होगी x1 से, x1 स्ट्रिक्टली लेस देन होगा x2 से, और अप टू xn-1 तक इस तरह से वो डिफाइन होगा। तो अब हम इन बिंदुओं का अगर एक समुच्चय बनाएं तो इन जो समुच्चय, ये जो समुच्चय है, ये समुच्चय हमारा पार्टीशन कहलाता है क्लोज इंटरवल ए बी का। ये जो पार्टीशन है, अब आप समझ सकते हैं कि मैंने सिर्फ बिंदुओं की बात की है, तो ये पार्टीशन का जो है यूनिक नहीं होता, आप एक से ज्यादा पार्टीशन बता सकते हैं, जो कि अभी उदाहरण में आपको मैं इसका एग्जांपल दूंगी कि आप एक से एक इंटरवल के एक से ज्यादा पार्टीशन आप बता सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मुझे बिंदुओं को इंगित करना है, वो बिंदुओं में बस आपस में रिलेशन ये होना चाहिए कि वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। और इसको हम डिफाइन कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक कैपिटल पी लिया गया है ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल ए बी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक पार्टीशन है किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का। अब एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि 0 से 2 इंटरवल लिया गया है, क्लोज इंटरवल लिया गया है, और इसका पार्टीशन यहाँ पर 0, 1/4, 3/4, 5/4 और 2 लिया गया है। यानी यहाँ x0 की वैल्यू 0 है और xn यानी कि x5 की x4 की वैल्यू यहाँ पर लास्ट पॉइंट 2 है। तो जो बॉर्डर पॉइंट होंगे वो x0 और xn फिक्स हो जाते हैं। इन बिटवीन आप पॉइंट एक से ज्यादा जितने भी आप लिखना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये एक पार्टीशन P1 है। इसी समय मैं आपको अगर दूसरा एग्जांपल बताना चाहूँ P2 पार्टीशन, तो आप ले सकते हैं कि x0 ले लिया, इसके बाद 1 ले लिया, 3/2 ले लिया एंड फिर 2 ले लिया। तो ये एक ऐसा पार्टीशन है जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट थे। और भी ज्यादा आप क्या करेंगे, 1/8 लिया, 1/4 लिया, इस तरह से आप 1/2 करते हुए आप आगे बढ़ाते जा सकते हैं। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी क्लोज इंटरवल का पार्टीशन यूनिक नहीं होता, एक से ज्यादा पार्टीशन हो सकते हैं उस इंटरवल के। अब हम आगे बढ़ते हैं, लोअर एंड अपर सम डिफाइन करना है हमें। उसको डिफाइन करने से पहले इसमें यूज करने वाली जो की पॉइंट है आपका, ये डेल आई एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या होंगे उसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन एफ है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, और वो रियल क्लोज इंटरवल ए बी से रियल नंबर सेट आर पर डिफाइंड है। कौन परिबद्ध फलन है, यानी कि बाउंडेड फंक्शन है ये। अब इस पर एक पार्टीशन हमने पी लिया जो कि ए से लेकर बी तक, x0 से लेकर xn तक की तरह से डिफाइन किया गया है, जो कि प्रॉपर सबसेट होगा एक क्लोज इंटरवल ए बी का। यहाँ पर हमने आई डिफाइन किया है जो कि हमने 1 से लेकर n तक का लिया है। इस रिस्पेक्ट में डेल आई यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी इंटरवल की लेंथ को। डेल 1 का मतलब ये हुआ कि वो इंटरवल x1 से लेकर x0 के बीच के डिस्टेंस क्या है। तो डेल आई को यहाँ एक जनरल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है कि xi-1। स्मॉल एम आई की वैल्यू क्या है, वो इन्फिनिमम होगी फंक्शन एफ एक्स की मान की वैल्यू, जो कि एक्स पर डिफाइंड होगा किसी भी एक स्मॉलेस्ट इंटरवल xi-1 से लेकर xi तक। कैपिटल mi की वैल्यू क्या होगी, वो सुप्रीमम वैल्यू होगी फंक्शन fx की वैल्यू पर, जहां पर x किस में बिलोंग कर रहा है, इंटरवल xi-1 xi। इसके जो सब इंटरवल पे डिफाइन कितने भी फंक्शंस की जो वैल्यू होगी उसका ही ये सुप्रीमम और इन्फीमम है। अब हम अपर सम और लोअर सम को डिफाइन कर सकते हैं। अपर सम का जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है उसको कैपिटल U P F से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर P क्या है, यानी कि आपका जो सबसे पहले जो फंक्शन F लिया गया है वो फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड होगा। कैपिटल P क्या है, वो उस फंक्शन जिस भी क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड होगा उसका पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपर वर्ड से U लिया गया है, कैपिटल U। तो ये कहीं पर भी UPF लिखा है तो यानी ये अपर सम डिफाइन कर रहा है किसी फंक्शन F का विद रिस्पेक्ट टू क्लोज इंटरवल एंड विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। इसी तरह लोअर सम या निम्न योग, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि LPF डिफाइन किया गया है, जहां पर L वर्ड आपका L लेटर लोअर L से लिया गया है, जिसको हम हमेशा कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो UPF यानी अपर सम की वैल्यू क्या होगी, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल MI डेल आई, एंड लोअर सम की का मान होगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल mi डेल आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ऊपरी और निम्न समाकलन के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे थे। इससे पहले एक एग्जांपल जरा एक डिस्कस करते हैं कि सपोज हमारे पास एक वक्र है 4x³ - 12x² + 9x + 1, जिसका यहाँ पर कर्व ब्लैक कलर से आपका कर्व यहाँ पर फिगर में, तीनों फिगर में डिफाइन किया गया है। अब इसको 0 से लेकर 2 के इंटरवल के बीच में इसका क्या समाकलन होगा उसके बारे में जरा डिस्कशन करके देखते हैं।
तो समाकलन में आपने सबसे पहले स्लाइड में समाकलनीयता में आपने देखा कि अर्धवृत्त में हमने क्या किया था कि अपर बाउंड एंड क्षेत्रफल का लोअर बाउंड वहां पर हमने डिफाइन किया था। यहाँ पर भी हम यही करने जा रहे हैं कि जो भी इसके इस कर्व के नीचे जो भी एरिया है, अगर जो भी क्षेत्रफल ये कवर कर रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम छोटे छोटे आयतों का प्रयोग करेंगे। ये आयत क्या होंगे? इसको आयत बनाने के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आयत पूर्णतया उस कर्व के नीचे बिलोंग करेगा या फिर वो थोड़ा थोड़ा कवर के पूरे कवर के एरिया को कवर करने के लिए थोड़ा थोड़ा उसका एरिया कवर से वक्र से ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने वाले एरिया को यहाँ पर रेड कलर से डिफाइन किया गया है और जो नीचे एरिया यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है उसको हम बैंगनी कलर से यहाँ पर हमने डिफाइन किया है। तो आप चित्र संख्या का में देख सकते हैं कि हमने 0 से 2 तक का जो इंटरवल है, अगर उसके हमने 6 आयत वहां पर लिया, उस इंटरवल को 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया, जहाँ पे 6 उप विभाजन दिखा हुआ है। वो कौन से हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर आप देखिए आयत बनाए गए हैं। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर एक दूसरे से भिन्न हो सकता है, बट उसकी चौड़ाई आप देखेंगे सबकी समान है, लंबाई भले भिन्न है, चौड़ाई सबकी समान है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि लाल रंग का उसका ऊपर योग यानी अपर बाउंड क्षेत्रफल जो हमने निकाला उसकी वैल्यू 5.03 निकल रही है, और अगर हम बैंगनी कलर के आयतों का क्षेत्रफल निकाल कर उनका योग कर दें तो वो 3.07 निकल रहा है। और एक्चुअल में जब इसका एरिया इस अंडर कर्व इसको निकालने की कोशिश की गई तो वो पाया गया कि 0 से 2 के बीच में एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो आपने ये पाया कि ओरिजिनल जो हमारा एरिया है वो ऊपर योग और निम्न योग के बीच में है। तो ये किस पे डिपेंड किया? विभाजन पे। अब विभाजन का यहाँ पे उपयोग देखिए, चित्र खा में हमने क्या किया, इसी क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमने 10 विभाजन ले लिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टी किसी भी इंटरवल का पार्टीशन यूनिक नहीं होता, आप एक से ज्यादा पार्टीशन ले सकते हैं। उसी का महत्वपूर्ण क्या प्रयोग है यहाँ पर आप देखिए कि वो हमारे आंसर पे किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। कि पहले में हमने सिर्फ 6 विभाजन लिया तो आंसर हमारा 5 और 5.03 एंड 3.07 आया, और हमारा ओरिजिनल आंसर इसके बीच में लाई कर रहा है। दूसरे में जब हमने 10 विभाजन लिया तो हमारा ऊपर योग 4.65 आया और निम्न योग 3.04 आया, जो कि ओरिजिनल 4 के काफी करीब है। इसके बाद हमने क्या किया, 0 से 2 इंटरवल को हमने 20 उप विभाजन में उसको कन्वर्ट कर दिया, जो कि आप चित्र संख्या ग में देख सकते हैं। तो अब आंसर हमारा 4.32 और निम्न योग 3.68 आया। तो आप तीनों को कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जैसे जैसे विभाजनों की संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, हमारा ऊपर योग और निम्न योग दोनों ही हमारे जो ओरिजिनल सटीक आंसर है उसके करीब पहुंचता चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रॉक्स हमें यहाँ पर फिक्स एकदम करेक्ट आंसर के लिए पार्टीशनों की संख्या बढ़ानी होगी। जैसे हम बढ़ाएंगे तो एरर यहाँ पर कम होता जाएगा, टेंस टू 0 होता जाएगा और हमें ओरिजिनल आंसर बहुत आसानी से मिल सकता है। तो इसकी इस पर डिफाइंड अपर सम और लोअर सम और पार्टीशन का आपने महत्वपूर्ण यूज आपने देखा। इस पर डिफाइंड कुछ प्रमेय है, उसके स्टेटमेंट्स को यहाँ पर देखिए, जिसका प्रूफ आप बाद में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कि मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है जो बाउंडेड फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी से और आर पर डिफाइंड है, और इस पर डिफाइंड पार्टीशन पी हमने एक लिया जो कि क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन होगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिफाइन किया कि पार्टीशन क्या होता है। स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू भी आपको लिखी हुई है कि यहाँ पर क्या होगी। तो हम एक इक्वेशन नंबर 11 में एक रिलेशन दे सकते हैं कि अपर सम और लोअर सम में आपस में क्या रिलेशन होगा। आपने पिछले स्लाइड में देखा कि ऊपर योग और निम्न योग की जो वैल्यू है, ऊपर योग की वैल्यू हमेशा ही निम्न योग से ज्यादा रही है। तो यहाँ पर आप उस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि लोअर सम की वैल्यू हमेशा लेस आर इक्वल टू अपर सम होगी। और स्मॉल एन कैपिटल एम में क्या रिलेशन होगा, तो स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए लेंथ ऑफ द इंटरवल लेस आर इक्वल टू लोअर सम लेस आर इक्वल टू अपर सम लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम इंटू लेंथ ऑफ द इंटरवल बी माइनस ए होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है अपना आंसर भी चेक करने का कि हम सही डायरेक्शन में है समाकलन करने के लिए। प्रमेय नंबर 2 क्या बता रही है कि मान लीजिए वही फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, एक हमें दिया है और एफ हमारा समाकलन अगर हो सकता है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वहां पर एक विभाजन जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट की मॉडुलस ऑफ अपर सम एंड लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी हमेशा लेस स्ट्रिक्टली लेस देन होगा एप्सिलॉन की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है अपर एंड लोअर सम में।
थर्ड एक रिजल्ट पे आता है। इन सबको स्टडी करने के बाद हम एक क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर एफ कोई हमारा फलन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर डिफाइंड है, एफ हमारा अगर बाउंडेड है, मोनोटोनिक या फिर कॉन्टिन्यूटी में से दोनों में से कोई एक चीज है, तो एफ हमारा हमेशा समाकलनीय होता है। तो हमें सिर्फ दो चीज चेक करनी है कि फंक्शन हमारा बाउंडेड और मोनोटोनिक या बाउंडेड प्लस कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर ऐसा है तो फंक्शन हम डायरेक्ट स्टेटमेंट दे सकते हैं कि फंक्शन हमारा समाकलनीय होगा। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल में जो भी हमने यहाँ पर लोअर एंड अपर सम दिखा है उसको एक एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल फंक्शन लिया है जिसको स्टेप फंक्शन या पग फलन भी कहते हैं। पग फलन हमारा इनफाइनाइट इंटरवल में भी डिफाइंड होता है, पर यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने उसको -1 से लेकर 1 के बीच में हम यहाँ पर उसको समाकलन करने जा रहे हैं। तो एफ एक्स एक हमने फंक्शन लिया जिसकी वैल्यू 0 है, -1 से 0 के बीच में, और वैल्यू 1 है 0 से लेकर 1 के बीच में। अब हमें इसका समाकलन यहाँ पर करना है, अपर सम एंड लोअर सम की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 से लेके 1 इंटरवल जो भी कुछ दिया हुआ है हम इसका पार्टीशन करेंगे। p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x0 की वैल्यू हम फिक्स कर देंगे -1 और xn की वैल्यू फिक्स कर देंगे जो कि इसका बाउंड्री पॉइंट होगा 1। इसके बीच में जो भी बिंदु होंगे वो x0 से लेकर xn -1 तक हम कुछ भी डिफाइन कर देंगे, जिसपे रिलेशन बस यही ध्यान हमें देना है कि x0 की वैल्यू लेस देन x1 होगी, लेस देन x2 होगी, अप टू सो ऑन xn तक इस तरह से डिफाइन होगी। अब हम मान लेते हैं I0, इस प्रकार हमने एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स किया है कि I0 की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस आर इक्वल टू I0 प्लस 1 होगी। इस पर हम स्मॉल m के डिफाइन कर देंगे। स्मॉल m की वैल्यू 0 होगी यदि k की वैल्यू 0 से I0 प्लस 1 के बीच में लाई करे, और 1 होगी जब k की वैल्यू I0 प्लस 1 से लेकर k की वैल्यू लेस आर इक्वल टू n के बीच में डिफाइन करे। अब हम देख सकते हैं कि उप अंतराल यानी यहाँ पे सब इंटरवल -1 से लेकर xi0 में fx की वैल्यू 0 है। इसी तरह से अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि k की वैल्यू अगर 1 से लेकर I0 के बीच में लाई करेगी, इन सभी के लिए mk की वैल्यू हमारी 0 होगी। साथ ही xi0 से लेकर 0 ओपन इंटरवल 0 तक में fx की वैल्यू 0 है। इसीलिए सभी k की वैल्यू I0 से +1 से लेकर लिए भी mk की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि I0 प्लस 1 से लेकर xn में fx की वैल्यू हमेशा 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन I0 प्लस 1 के लिए mk की वैल्यू 1 होगी। अब हम लोअर सम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टीशन, हमारा यहाँ फंक्शन f पर जो भी वैल्यू दे रखा है इसकी वैल्यू xn माइनस xi0, मैं लास्ट लाइन सीधे बता दे रही हूँ कि xn माइनस xi0 प्लस 1 होगी। अब हमने पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि xn की वैल्यू फिक्स होगी जो कि बाउंड्री पॉइंट आपका 1 है। तो यानी लोअर सम की वैल्यू इस स्टेप फंक्शन के लिए 1 माइनस xi0 प्लस 1 होगी। ठीक है, अब हम अपर सम के बारे में बात करने जा रहे हैं। अपर सम को डिफाइन करने से पहले हमें कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। जैसे कि हमने स्मॉल m के यहाँ पर डिफाइन किया, ऐसे ही कैपिटल M के यहाँ पर डिफाइन करना होगा। mk की वैल्यू क्या होगी, अगेन यहाँ पर 0 होगी अगर k की वैल्यू 0 से लेकर I0 के बीच में लाई करे, और 1 होगी k की वैल्यू अगर I0 प्लस 1 से लेकर n तक बीच में लाई करे। इस तरह से हम अपर सम के बारे में बता सकते हैं, जो कि आपका समेशन k इज इक्वल टू 0 से I0, k इज इक्वल टू I प्लस 1 से लेकर n तक के बीच में डिफाइंड हो, और दोनों ही वैल्यू को आपको 0 एंड 1 रखने के बाद हमें मिलेगा xn माइनस xi0। xn की वैल्यू क्या होती है इस इंटरवल के लिए, यहाँ पर हमने 1 फिक्स की है, यानी अपर सम की वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस xi0 हमें मिल जाएगी, जिसको अब हमें एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए ये xi0 की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर -e लिया तो हम देखते हैं कि ये हमारा 1 की ओर अग्रेसर होता जा रहा है, यानी कि इसका अपर सम की वैल्यू टेंस टू 1 है। लोअर सम की वैल्यू भी xi0 की वैल्यू -e लेने पर भी टेंस टू 1 है। तो हम इस निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि इसका वैल्यू समाकलन ऑफ स्टेप फंक्शन या पग फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। तो इस उदाहरण को देखने के बाद आप एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, जिसके परिभाषा के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड हो, और वो पहले बता दिया मैंने कि वो क्लोज फंक्शन है, यहाँ पर परिबद्ध फलन है अगर मान लीजिए, तो वो समाकलनीय तभी कहलाता है जब उसका लोअर सम और अपर सम दोनों ही बराबर हो।
इस एग्जाम्पल में देखिए लोअर सम और अपर सम की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 माइनस एक्स आई जीरो प्लस 1 है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स आई जीरो है। जब ये दोनों ही टेंस टू 1 होगा तभी हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा समाकलनीय है, अदरवाइज नहीं। तो लोअर सम की वैल्यू निकालेंगे, अपर सम की वैल्यू निकालेंगे, दोनों ही वैल्यू सेम होनी चाहिए। प्रमेय नंबर 4 का स्टेटमेंट देखिए कि यदि हमारा फंक्शन है क्लोज इंटरवल जो कि यूनिवर्सल ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर डिफाइंड हो, एक अचर पर डिफाइंड है, तो इसके लिए एक फिक्स फंक्शन अगर हमने एफ एक्स लिया, कांस्टेंट फंक्शन लिया, अचर फलन लिया एफ एक्स की वैल्यू के, जहां पर के बिलोंग्स टू आर है, तो इन ए से बी तक का इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू के बी माइनस से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरे प्रमेय का खास स्टेटमेंट क्या, यदि f कोई वास्तविक मान का एक रियल फंक्शन है जो कि AC क्लोज इंटरवल AC तथा CB दोनों पर परिभाषित है और समाकलनीय है, तो अगर हमें इससे इस इंटरवल को A टू C जो C पर ब्रेक हुआ है यहाँ पर और C टू B पर डिफाइन करना है, क्लोज इंटरवल A टू B डायरेक्ट पर इसका समाकलन पूछा जा रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A टू B एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू A टू C एफ एक्स डी एक्स प्लस C टू B एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। यानी अगर उन दोनों का सेपरेट हमें अगर समाकलन पता है तो उन दोनों की वैल्यू को हम जोड़ करके इंटरवल अगर A टू B पर हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो वैल्यू भी यहाँ पर सेम होगी। इसी तरह समाकलनों का बीजगणितीय नियम भी यहाँ पर देखिए कि सपोज अगर f1 f2 दो फंक्शन है डिफाइंड ओवर सेम क्लोज इंटरवल ए बी डिफाइंड है इस तरह से, और a1 a2 दो पॉइंट है रियल नंबर सेट में r में, तो a टू b डायरेक्ट मैं यहाँ रिजल्ट आपको इक्वेशन नंबर 15 के बारे में बता रही हूँ कि आप लिख सकते हैं कि a टू b a1 f1 प्लस a2 f2 f dx की वैल्यू कांस्टेंट a1 आपका इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगा, a1 इंटू ए टू बी एफ वन डी एक्स प्लस a2 इंटू ए टू बी एफ टू डी एक्स। यानी अगर सेपरेट फंक्शन का हमें समाकलन पता है तो हम बस कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें फंक्शन के योग के बाद जो समाकलन करना होगा वो इसकी वैल्यू और दोनों की वैल्यू कॉन्साइड करेगी, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। परिभाषा नंबर 5 ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव पे पूर्वक पे डिफाइन किया गया है कि सपोज ए बी एक इंटरवल है जहां पर ए और बी में रिलेशन ये है कि ए लेस देन बी है और एफ और कैपिटल एफ दो हमारे पास रियल फंक्शन है और इन दोनों को हम प्रति स्मॉल एफ का कैपिटल एफ को प्रति अवकलज तब कहेंगे जब ये लिस्ट वाइज ये तीनों फंक्शन को तीनों नियमों को फॉलो करेगा, जिसमें पहला नियम ये है कि फलन कैपिटल एफ अंतराल एफ ए बी में अवकलनीय होना चाहिए, क्लोज इंटर ए बी पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और क्लोज इंटरवल ए बी पे आपका जो फंक्शन स्मॉल एफ लिया गया है ये भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तथा सभी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए कैपिटल एफ का फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू स्मॉल एफ एक्स के बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों नियम कैपिटल एफ और एफ स्मॉल एफ फॉलो करते हैं तो हम कहेंगे कि कैपिटल एफ फंक्शन स्मॉल एफ फंक्शन का पूर्वक है। सपोज अब इस पर एक प्रमेय भी दी गई है कि सपोज हमारे पास एफ कोई फंक्शन है और इसके दो प्रतिअवकलज हैं, दो पूर्वक दिए गए हैं एफ एंड जी, ठीक है। अगर ये दो एफ जी इसके पूर्वक है तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा जी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, एफ एक्स को हम जी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर एफ एक्स आपका स्मॉल एफ का प्रिमिटिव या पूर्वक है तो एफ एक्स प्लस टी सी यानी कि सी कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर उसमें हम ऐड कर दें तो ये भी उसका प्रिमिटिव कहलाएगा। तो सिर्फ यही एक लाइन यहाँ पर बताने की जरूरत बताई जा रही है एफ एक्स एंड जी एक्स के फॉर्मेट में कि अगर एफ एक्स आपका कैपिटल एफ एक्स प्रिमिटिव है तो एफ एक्स प्लस सी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कोई भी हम कांस्टेंट वैल्यू अगर उसकी फंक्शन में ऐड कर देंगे तो जो भी हमें रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा वो भी आपका प्रिमिटिव ही कहलाएगा, ओरिजिनल फंक्शन स्मॉल एफ का। ये जो भी एफ पूर्वक प्रिमिटिव फंक्शन है, इन फंक्शनों को अगर सेट पे हम संबंधित नियम को अगर सत्यापित करें तो ये देखेंगे कि ये जो भी हमारे फंक्शन मिलता है ये फंक्शन हमारा तुल्यता का नियम यानी इक्विवेलेंस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करता है, जो कि प्रमेय नंबर 6 का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने उदाहरण लिया है जो भी यहाँ प्रिमिटिव की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए कि सपोज यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है कि अगर हमें क्वेश्चन दिया है कि हमें डिफरेंशिएट करना है इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर साइन टी डी टी का, तो हम कैसे करेंगे? इसको निकालने के लिए हम श्रृंखला नियम का यहाँ पे प्रयोग करने जा रहे हैं। हम ये लेते हैं कि सपोज v एक नया वेरिएबल इंक्लूड करते हैं स्मॉल v, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है।
अगर v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कैपिटल एफ एक्स हमने यहाँ पर ले लिया है कि 0 टू एक्स स्क्वायर साइन टी डी टी के बारे में, स्मॉल एफ टी क्या यहाँ पर है साइन टी अगर हम लेते हैं तो डी बाई डी एक्स एफ कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू डी अपॉन डी वी एफ वी डी वी बाई डी एक्स हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो d बाई डी वी ऑफ एफ वी की वैल्यू स्मॉल एफ वी यानी कि साइन एक्स स्क्वायर है। साथ ही अगर आपने v की वैल्यू एक्स स्क्वायर लिया है तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। अब हम फाइनली d बाई डी एक्स 0 टू एक्स स्क्वायर साइन टी डी टी की वैल्यू लिख सकते हैं जो कि वैल्यू होगी 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, जिसको हमने प्रूव के यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स एंड स्मॉल एफ टी या एफ एक्स आप कह सकते हैं कि में डिफाइन करके हमने निकाला। इसी तरह आप एग्जांपल 2 एंड 3 को भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल 2 में हमने स्मॉल v की वैल्यू साइन x लेकर इसे सॉल्व किया है। इस एग्जांपल नंबर 3 में क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर टी दो फंक्शनों का योग करके दिया हुआ है और अभी आपने पिछले ही प्रमेय में फंक्शनों के बीजगणितीय नियम को फॉलो करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर दो फंक्शन दोनों अगर कॉन्टिन्यूअस हैं डिफरेंशिएबल हैं तो हम उनको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, उनको सेपरेटली उनका इंटीग्रेशन निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर टी स्क्वायर टी पॉलिनोमियल है, इसको हम ब्रेक करके डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर फंक्शन डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल टी फंक्शन को भी ब्रेक करके हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखिए कि अगर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब या इंटीग्रेशन इसके पर में 3/2 इस तरह से अगर रेशनल फंक्शंस कुछ भी घातों के चेंज करके अगर फंक्शंस दिए गए होंगे तो उसका समाकलन हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डीएक्स दे रखा है। अब ये क्या है, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने जो अगर आपने याद हो इस इकाई में कि एक्स रेज टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता था, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एक कांस्टेंट सी हम ये निकालते थे। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू 3 दे रखी है तो हम फॉर्मूला ही लगाकर वैल्यू लिख सकते हैं कि एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब आप देखिए एक्स रेज टू द पावर 3/2 दिया हुआ है, ये भी हम सारणी से n की वैल्यू 3/2 पुट करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 लिखा हुआ है। 5 को हम क्या करेंगे, पहले ही इसको न्यूमरेटर में ले जाकर -5 में कन्वर्ट करके अब हम उसको सारणी के फॉर्मूले में अप्लाई करके n की वैल्यू -5 लेकर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर आप देखिए 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 7/5 लिखा हुआ है, इसको भी हम सारणी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में ले जाकर एक्स रेज टू द पावर -7/5 लिख सकते हैं, जहां पर n की वैल्यू -7/5 लेकर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन में नंबर क्वेश्चन में देखिए ये क्या दे रखा है, x5 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x, यहाँ पर भी सम ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स दे रखे हैं। इनका इंटीग्रेशन करने के लिए अभी आपने पिछली प्रमेय में बीजगणितीय नियम को देखा था कि समाकलन में बीजगणितीय नियम फंक्शन फॉलो करता है कुछ निश्चित रूल के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इन फंक्शनों को सेपरेट इंटीग्रेशन पहले ऑपरेट करके अलग कर लेंगे और उसके बाद एक्स रेज टू द पावर 5 पे n की वैल्यू 5 लेकर, एक्स क्यूब में n की वैल्यू 3 लेकर और x में n की वैल्यू 1 लेकर इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 तो यहाँ पर सॉल्व नहीं दिया गया है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ये कर सकते हैं कैसे। न्यूमरेटर में x+1 होल क्यूब दे रखा है और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर। इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन करने से पहले हमें क्या करना होगा, पहले इसे एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, यानी न्यूमरेटर में x की घात x डिनोमिनेटर में x की घात से कम होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर में पहले हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हमें डिवीजन रूल से भाग देना होगा। भाग करने के बाद इसको सरल फंक्शन में कन्वर्ट करके बीजगणितीय नियम अप्लाई करके तब हम इसको एक्स रेज टू द पावर n में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट इकाई पर के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका टॉपिक है नाम है समाकलन की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं ये हमें देखना है। इस इकाई का उद्देश्य यही है कि इसको पढ़ने के बाद हम कुछ समाकलन को सरल करने तथा उसके मान निकालने में प्रतिस्थापन विधि को किस तरह से अप्लाई करेंगे ये हमें सीखना है। जब भी संभव होगा दो फलनों के गुणनखंड अगर फंक्शन के फॉर्मेट में दे रखा होगा, कैसे हम उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसका समाकलन करेंगे, ये हमें सीखना है। जब एक परिमेय फलन, आंशिक भिन्न या फलनों के अलग अलग प्रकार जो भी यहाँ पर दिए होंगे या कुछ ऐसे फलन भी दिए होंगे जो त्रिकोणमितीय फलन है और अपरिमेय फलन भी दिए होंगे, इनका समाकलन हमें कैसे करना होगा, किस नियम से करना होगा, उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे।
तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि क्या है, हम इससे कैसे इसको निकाल सकते हैं, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पिछली इकाई में हमें जो फंक्शंस मिले थे वो डायरेक्ट क्या थे, फॉर्मूले जो हमारे सारणी हमने पिछली इकाइयों में पढ़ रखा है उसी पर ही बेस्ड थे। यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन हमारा मूल बिंदु से या कहेंगे कि किसी भी एक पॉइंट से डिफरेंट किसी पॉइंट पर स्थित होगा, हमें पहले उसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा और हम तभी उसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कन्वर्ट करने की जो विधि है यही प्रतिस्थापन विधि है। वो देखिए हम क्या करेंगे। तो प्रमेय नंबर 1 में ही आपको दिया हुआ है रूल लैंग्वेज फॉर्मेट में कि हमें क्या करना है कि सपोज यूएक्स का अंतराल सीडी में एक संतत एक कॉन्टिन्यूअस एक अवकलज है तथा यूसीडी की वैल्यू आपके क्लोज इंटरवल ए बी है। साथ ही मान लीजिए कि क्लोज इंटरवल ए बी पे एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइंड है जो कि कॉन्टिन्यूअस है तथा ए बी में एफ का एक प्रति अवकलज यानी प्रिमिटिव कैपिटल एफ एक्स है। तब हम अंतराल सी डी में प्राप्त क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ यू एक्स फंक्शन यू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ यू एक्स डी एक्स की वैल्यू कैपिटल एफ ऑफ यू एक्स प्लस सी होगा। ये तो था मैथमेटिकल इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्मेट में। इसका एप्लीकेशन पार्ट जरा उदाहरण नंबर 1 में हम देखते हैं कि हमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि सपोज हमारे पास समस्या ये है कि इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 9 का। पिछले यूनिट में जो हमने पढ़ा था वहां पर क्या था, x रेज टू द पावर n के बारे में हमारे पास फॉर्मूला था। अब अगर हम 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 9 को ओपन करने लगे और उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने लगेंगे तो हमें हमारा बहुत समय ये बर्बाद चला जाएगा। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे चुटकियों में कैसे कम समय में अपना समय बचाकर कैसे कर सकते हैं, तो वो आइए देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 रेज टू द पावर n है, x के बारे में बात की जा रही है। तो हमारा टारगेट यही है कि 2x प्लस 1 को कैसे भी करके हम समथिंग x रेज टू द पावर n के फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट करें। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने ux की वैल्यू को 2x प्लस 1 में एज्यूम कर लिया है। अब du बाई dx की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो वैल्यू 2 आ गई है। अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम 2x प्लस 1 रेज टू द पावर dx को हम लिखने के यहाँ पर योग्य हो गए हैं। इक्वेशन नंबर 1 का उपयोग करके हम लिख सकते हैं कि 1/9 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 रेज टू द पावर n इंटू 2 dx को हम लिख सकते हैं 1/2 u रेज टू द पावर 9 du, क्योंकि हमने 2x प्लस 1 को u से रिप्लेस कर दिया है। तो 2x प्लस 1 की जगह पर हमने u लिख दिया। 2dx की वैल्यू क्या है, वो du होती है, तो उसको du से रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप देखिए तो ये x रेज टू द पावर n के फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका इंटीग्रेशन हम x n की वैल्यू 9 मानकर हम लिख सकते हैं जो कि u रेज टू द पावर 10 हो जाएगी अपॉन 10 प्लस c। अब फाइनली आंसर लिखने में क्योंकि हमारा क्वेश्चन x के फॉर्मेट में था, u के फॉर्मेट में नहीं, तो u को हम फाइनल आंसर लिखते समय रिप्लेस कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 9 dx की वैल्यू 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 10 अपॉन 10 प्लस c मिल जाएगी। इसी तरह इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू कॉट ए एक्स प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब क्योंकि इंटीग्रेशन साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है, बट ए एक्स प्लस बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो प्रतिस्थापन रूल से हम यू की वैल्यू ए एक्स प्लस बी एज्यूम करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर सॉल्व किया गया है। अब बाकी नेक्स्ट आगे स्टेप पे पढ़ते हैं कि कभी कभी त्रिकोणमिति की जो आइडेंटिटीज दे रखी होती हैं, साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं समाकलन को करने के लिए, उसके फंक्शंस को सरल करने के लिए। जैसे कि अब नेक्स्ट एग्जांपल में ही आप देखिए कि यहाँ पर हमें समाकलन करने को दिया गया है इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx की वैल्यू को। अब क्योंकि अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन रूल में पढ़ा है वो साइन एक्स का पढ़ा है या फिर कॉस एक्स का पढ़ा है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे निकालें, तो इसका आप देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 10 आप देखिए कि साइन ए कॉस बी की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी क्या है, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर इसका ओपन एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है वो हम डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम खंडशः समाकलन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सपोज फंक्शन कुछ ऐसे दिए हो, दो अलग अलग फंक्शनों का गुणनखंड के फॉर्मेट में फंक्शन दे रखा हो, और फंक्शन ऐसे हैं जिनका हम जो त्रिकोणमिति आइडेंटिटी दे रखी है उनसे भी हम उनको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, अलग सरल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसा होगा, किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, तो वो देखिए।
तो दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का जो यहाँ पर रूल दिया गया है उसका तरीका यही है कि सब डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स और वी एक्स अगर दो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 21 में आपको इसका इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स डी एक्स की वैल्यू यू एक्स इंटू वी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स यू एक्स इंटू डी एक्स है, जो कि आपने देखा कि ये निकला कहाँ से है, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन से ही के फॉर्मूले से ही निकला है। ठीक है, तो वहीं से ही ये सॉल्व किया गया है। तो इक्वेशन नंबर 21 हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि किसी भी दो फंक्शन के गुणनफल का समाकलन हम कैसे करते हैं। उसका एप्लीकेशन देखिए, उदाहरण नंबर इसी स्लाइड पे उदाहरण नंबर 10 पर हमने इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर सॉल्व किया है। वो देखिए कैसे करेंगे कि सपोज हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन लॉग एक्स फंक्शन का मान निकालने को। अब इंटीग्रेशन लॉग एक्स का अगर मान हमें लॉग मॉड एक्स का मान निकालने को यहाँ पर कहा गया है, सपोज अगर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन यहाँ इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू वन एक दूसरा फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, कांस्टेंट फंक्शन वन, कि एक यू एक्स आपका यहाँ पर लॉग एक्स है एंड दूसरा वी एक्स फंक्शन यहाँ पर वन है। इक्वेशन नंबर 21 का उपयोग करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो आपको यहाँ पर आंसर मिलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डीएक्स की वैल्यू एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन डीएक्स है, जिसको सॉल्व करने पर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी हमें आंसर मिला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, दो फंक्शन का क्लियर गुणनफल x इंटू ई रेस टू पावर एक्स दे रखा है। x का हमें इंटीग्रेशन पता है, ई रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन पता है, बट x इंटू ई रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये किसी भी त्रिकोणमिति या किसी भी आइडेंटिटी से ये चेंज भी नहीं हो पा रहा है। इसको चेंज करने के लिए इसको सरल करने कैसे करेंगे, तो इसका हमें खंडशः यहाँ पे समाकलन का उपयोग करेंगे। यू एक्स आप एज्यूम कर लीजिए कि एक्स है और वी एक्स वहां पर एज्यूम कर लीजिए ई रेस टू पावर एक्स है। अब अगर इक्वेशन नंबर 21 इस पे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी हमें आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह ये उदाहरण नंबर 17 यहाँ पर दे रखा है, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को समाकलन कैसे करना है। तो इसको समाकलन करने से पहले हमें इसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के रूप में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अब हम प्रतिस्थापन की विधि को और आगे फंक्शन पे अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई फंक्शन हमें इस तरह से दे रखा है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस 1, इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी तरह इसको एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि सपोज एक्स रेस टू द पावर 5 को हम t एज्यूम करें तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू 5x रेस टू द पावर 4 हो जाएगी। अब हम अगर x को t में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट करने के बाद हम पाते हैं कि यहाँ पर 1 अपॉन 5 dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1 के फॉर्मेट में, एक सरल फंक्शन के फॉर्मेट में ये मुझे मिल गया है। इसको हम अगर रेशनलाइज कर ले 1 अपॉन टी माइनस परमेयीकरण से हम 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 लिख सकते हैं। और ये एक सिंपल फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखने के बाद हम x को रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि लास्ट लाइन यहाँ पर आंसर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो प्रतिस्थापन की विधि को इस तरह से रिप्लेस टी इंक्लूड करके भी हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम अपरिमेय फलों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे ही फंक्शन हैं जिनको पी बाई पी एक्स और क्यू एस के फॉर्मेट में हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो कैसे होंगी। उनमें से पहला प्रॉब्लम, सपोज अगर ऐसा फंक्शन दे रखा हो जिसमें एक्स की केवल भिन्नात्मक घातें दे रखी है। अगर x की भिन्नात्मक घातें दे रखी है तो उसको क्या करेंगे, तो हम x यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 30 दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे फंक्शन को ऐसे x को ऐसे रिप्लेस करेंगे कि जो भी ये हमारी भिन्नात्मक घातें हैं वो पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे कि 1/3 1/2 1/3 दे रखा है, यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो हम x की वैल्यू t रेस टू पावर 6 से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा रिप्लेस करने से क्या होगा कि जो हमारा इंटीग्रांट होगा उसमें सारी घातें पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाएगी और वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी इंटीग्रेट करने में। नेक्स्ट ये कुछ लाइन जो भी यूनिट आपने अभी पढ़ी उसके सारांश के बारे में है। यहाँ पर लाइन बाय लाइन हमने यहाँ पर इंगित कर दिया कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त की है। यहाँ पर तो कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शन के
फंक्शनों का उपयोग करके उनकी सर्वसमीकरणों को यूज करके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे हम परिमेय फंक्शन को और सरल करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। पी एक्स और क्यू अपॉन क्यू एक्स में जैसे नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी फंक्शन अगर हमें दे रखा है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना करके पहले हम उसे इसका सरलीकरण करेंगे, उसको सरल बनाने की कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर की घात हमेशा डिनोमिनेटर की घात से कम होनी चाहिए। अगर घातें भिन्नात्मक में दे रखी हैं तो उसको या भिन्नात्मक घातें दे रखी हैं तो उसको हम पूर्णांक में कैसे कन्वर्ट करेंगे रिप्लेसमेंट के बाद। आखिरी में 5वें का दूसरा पॉइंट देखिए, अगर निम्नात्मक घातें जैसे कि अंडर रूट इस तरह से दे रखा होगा तो हमें इसे पूर्णांक में कन्वर्ट करने के बाद हम कैसे इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इस यूनिट से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई। अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट समानयन सूत्र के बारे में। समानयन सूत्र में हमें एक ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जिसमें साइन एक त्रिकोणमिति या फलनों का जो पावर होगा वो n के फॉर्मेट में एक पूर्णांक n पर आश्रित होगा कि वो क्या होगा। तो ऐसी इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनका इंटीग्रेशन करने पे ये अपने ही आपके फंक्शन को रिपीट करते जाते हैं और ऐसे इस तरह के फंक्शन समाकलन प्रक्रिया को हम मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन या फिर उत्तरोत्तर समानयन की विधि कहते हैं। इसमें क्या होगा कि हमें इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें एक रूल डिफाइन करना होगा। वो रूल कैसे बनेगा वो देखिए। अगर यहाँ पर सपोज हमें एक उदाहरण दे रखा है कि उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n e रेज टू पावर x dx का एक हमें समानयन सूत्र सक्सेसिव रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो वो कैसे होगा, तो इसमें देखते हैं कि x जो भी समाकलन में आपका जो भी वेरिएबल है वो x है इस उदाहरण में, ठीक है। x उदाहरण है, x की घातांक पे यहाँ पर n दे रखी है। मान लीजिए आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n e रेज टू पावर x dx है। अब इसका पहला अगर फलन, अगर इस x को अगर हम x रेज टू द पावर n को पहला फलन और e रेज टू पावर x को दूसरा फलन मानकर इक्वेशन नंबर 21 में जैसा डिफाइंड था वहां पर खंडशा फलन खंडशा समाकलन रूल से इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें इंटीग्रेशन के बाद मिलता है कि आई एन की वैल्यू x रेज टू द पावर n e रेज टू पावर x माइनस n इंटू जो भी ये इंटीग्रेशन फॉर्मेट में मिला है, अगर इसको हम देखें ध्यान से तो ये आई एन माइनस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पर इंटीग्रांट अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे फॉर्मूले ही हमारे सक्सेसिव रिडक्शन फॉर्मूले कहलाते हैं। तो इस इंटीग्रेशन के लिए रिडक्शन फॉर्मूला हमारा आई एन ये होगा, जहां पर n की डिफरेंट वैल्यू से के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन मिलता जाएगा। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यहाँ फॉर्मूला डिफाइन करने जा रहे हैं, वो कैसे होगा। तो अगर इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n साइन अल्फा dx दे रखा होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो हम यही करेंगे कि यहाँ पर n क्या डिफाइन किया गया है, ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन x रेज टू पावर n एज्यूम करेंगे, दूसरा फंक्शन साइन अल्फा x एज्यूम करेंगे एंड इक्वेशन नंबर खंडशा समाकलन नियम से इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हम पाते हैं कि आई एन की वैल्यू x रेज टू द पावर n साइन अल्फा x अपॉन अल्फा माइनस n अपॉन अल्फा आई एन माइनस 1 मिलता है इक्वेशन नंबर 5। इसका पुनः डिफरेंशिएशन आगे बढ़ते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 6 के फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला मिलता है। तो इस तरह से ही सारे ही त्रिकोणमितीय फंक्शन x रेज टू द पावर n sin x एंड cos अल्फा इनको डिफाइन करेंगे। अब आगे इस उदाहरण में देखिए लास्ट लाइन लिखी है कि इसका उपयोग करके x स्क्वायर cos 4x की वैल्यू dx की वैल्यू निकालिए। यानी कि हमें क्या कह रहा है कि n की वैल्यू 2 और अल्फा की वैल्यू 4 रिप्लेस करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर निकालना है। तो जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे उसमें n की वैल्यू 2 से और अल्फा की वैल्यू 4 से रिप्लेस करके हम निकाल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन साइन रेज टू द पावर n x का डिफरेंस यहाँ पर फॉर्मूला समानयन सूत्र निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो पहला फंक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं कि साइन एन एक्स है और दूसरा साइन रेज टू द पावर n माइनस 1 एक्स है एंड दूसरा फंक्शन साइन एक्स यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। और इस फॉर्मूले पे अगर एज्यूम करके ux की वैल्यू साइन n माइनस 1 एक्स एंड vx की वैल्यू साइन x का अगर हम एज्यूम करके इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 21 यानी कि खंडशा समाकलन रूल से अगर इसको ओपन करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है आई एन की वैल्यू। पहले यहाँ पर cos पहले सॉल्व किया गया है, आई एन की वैल्यू जो हमें मिली है इंटीग्रेशन cos n माइनस 1 इंटू साइन एक्स अपॉन एन प्लस n माइनस 1 अपॉन एन आई एन माइनस 2 जो कि टोटली n पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर अब हमें इंटीग्रेशन साइन क्यूब या साइन रेज टू पावर 10 या 5 n की डिफरेंट वैल्यूज पे हमें इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यू रख कर हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि ये cos की वैल्यू n
नॉट इक्वल टू जीरो के लिए मान्य है, बल्कि नेगेटिव वैल्यू के लिए ये मान्य नहीं है। तो इसको अगर इंटीग्रेशन में ये वैल्यू पूछी जाती है तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन सेक रेस टू द पावर एन डीएक्स, सेक रेस टू पावर एन एक्स डीएक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी होगी। तो इसका भी फॉर्मूला सेक रेस टू द पावर एन इंटू एक्स डीएक्स का भी फॉर्मूला हमें निकालने के लिए सेम विधि का ही फॉलो का पालन करना होगा, जैसे कि हमने साइन और कॉस यहाँ पर डिफाइन किया है। टेन और सेक का भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है कि टेन को करने के लिए भी टेन एक्स इंटू टेन एन माइनस वन में कन्वर्ट करके हम इसको यू एक्स की वैल्यू टेन एक्स एंड वी एक्स की वैल्यू टेन एन माइनस वन एक्स में कन्वर्ट करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 14 में इसके देखिए आपका फॉर्मूला सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरह साइन रेस टू द पावर एम एक्स और कॉस रेस टू द पावर एन एक्स, अगर यहाँ पर दो यहाँ पर वेरिएबल दो यहाँ पर प्राचल m और n निकल कर आ गए हैं जिस पर ये इंटीग्रांट हमारा डिपेंड कर रहा है, तो इसका हम रिडक्शन फार्मूला कैसे, हम यहाँ पर सक्सेसिव रिडक्शन फार्मूला हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उस चीज को देखिए यहाँ पर कि इसका इंटीग्रांट, क्योंकि यहाँ पर m और n दो वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इससे in से जो रिप्रेजेंट करते थे अब वो हमारा imn हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx रेस टू द पावर mx cos रेस टू द पावर nx dx की वैल्यू i इंटू imn के बराबर होगी। दिया हुआ है खंडशा रूप से रूल से अगर इसको हम ओपन करेंगे तो हमें imn की वैल्यू इक्वेशन नंबर 17, 18, 19 के फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है कि इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम m की और n की डिफरेंट वैल्यूज पर हम इसका इंटीग्रेशन वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं कि वो वैल्यू क्या होगी। अलग तरह का फंक्शन की e रेस टू पावर ax इंटू साइन रेस टू पावर nx का कैसे हम समाकलन करेंगे। इस तरह का जब चार घाती एक फलन की घात और एक चार घातांकीय फलन आपस में कुछ का मल्टीप्लिकेशन अगर दे रखा हो तो हम कैसे इस पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे। इस इंटीग्रांट में भी आपने देखा कि n इन्वॉल्व है, इसको भी निकालने के लिए हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फार्मूला मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन फार्मूले का ही यहाँ पर उपयोग करेंगे। इस फंक्शन को ux एंड vx हमें दो फंक्शन के यहाँ पर फॉर्मेट में इसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो सपोज अगर इसका इंटीग्रांट ln से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको इंटीग्रांट ln है तो और पहला फंक्शन ux e रेस टू पावर ax एंड दूसरा फंक्शन से इसको विभाजित करने पर ln की जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर आपको वो दिख रही है कि 1/a e रेस टू पावर ax sin n x माइनस n/a इंटीग्रेशन e रेस टू पावर ax sin n माइनस 1 x इंटू cos x की फॉर्मेट में यहाँ पर दिख रही है। अगर n की डिफरेंट वैल्यूज पे अब हमें इंटीग्रेशन अगर पूछा जाता है तो इक्वेशन नंबर 22 पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपका फॉर्मूला एक रिपीट करके यहाँ पर लिख दिया है कि ln की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे 22 में रिप्रेजेंट कर रही है कि वो फॉर्मूला क्या है। तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि फॉर्मूला है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इतना टिपिकल है तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ये रूल पता होना चाहिए कि हम यहाँ तक इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए या इस फॉर्मूले तक को ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया। तो हमने सिर्फ खंडसा जो इक्वेशन पिछली इकाई में खंडसा समाकलन रूल जो भी था हम उसी को अप्लाई करते गए और हम तब तक अप्लाई करेंगे जब तक ही राइट साइड में हमारा इंटीग्रांट एल एन या एल एन माइनस 1 या n माइनस 2 के फॉर्मेट में वो कन्वर्टेंट है, वहां से इंटीग्रेशन हटकर वो पूरा फंक्शन प्लस समथिंग एल के फॉर्मेट में क्यों ना कन्वर्ट हो जाए। तो तब तक हमें ये करना होगा। तो कुछ स्टेप्स के बाद हमें यहाँ इक्वेशन नंबर 22 का हमें एक फॉर्मूला मिला जो ln माइनस 2 और ln पर डिपेंड करता है, तो इसकी रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये इस यूनिट का सारांश यही है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो जिनकी वैल्यू स्मॉल n पर डिपेंड करती है। तो इक्वेशन नंबर 1 से लेकर 6, 7 आप 8 तक आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फंक्शन, कुछ स्पेशल फंक्शंस का इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है। पहले में तो x रेस टू द पावर n इंटू e रेस टू पावर x, दूसरे में त्रिकोणमितीय फंक्शन का अगर n पावर हो, तीसरे चौथे में अगर वो cos tan और sec का n पावर हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। छठे में सातवें में आपने देखा कि अगर दो त्रिकोणमितीय फंक्शन के डिफरेंट पावर है, आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो उनका हम रिडक्शन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। एंड लास्ट में अगर किसी त्रिकोणमितीय फंक्शन में कोई चार घातांकीय फंक्शन अगर का मल्टीप्लिकेशन हो तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाल पाएंगे।
आइए हम इस इकाई की लास्ट यूनिट इकाई नंबर 20 जो समाकलन के अनुप्रयोग है जिसका नाम, इसके बारे में अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। पिछली यूनिट में हमने जितने भी नियम पढ़े, जितने भी रूल्स हमने देखे, अब उन्हीं का ही इस सवालों पर हम उसका अप्लाई करने जा रहे हैं कि हम कैसे उसका उपयोग अपना कॉमन सेंस यूज करके किस तरह से अपने फलनों को और आसान करके और आसान तरीके से हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये देखिए। तो इस इकाई का उद्देश्य यही है कि हमें अगर कोई वक्र दे रखा है तो उन दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा वो कैसे निकालना है वो हम निकाल पाएंगे, या कोई वक्र दे रखा हो तो उसकी लंबाई क्या होगी, सुप्रसिद्ध समतल वक्रों की चाप की लंबाई क्या होगी, ये उसकी चर्चा कर पाएंगे। या कोई भी एक नॉर्मल वक्र दे रखा होगा तो उसकी अप्रोक्सीमेट लंबाई कितनी होगी, ये क्या होगी वैल्यू, वो हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर डिफरेंट डिफरेंट वक्र दे रखे होंगे तो उसकी लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, जो कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एक टेबल फॉर्मेट सारणीबद्ध तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, वो देखिए क्या है कि सपोज अगर वक्र का समीकरण y इज इक्वल टू एफ एक्स एक सिंपल फॉर्मेट में दे रखा होगा, तो ऐसे वक्र की जो लंबाई होगी वो इंटीग्रेशन a टू b, अगर वो फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल ए बी या ए बी पर डिफाइंड हो तो इस केस में वो उस वक्र की लंबाई क्या होगी, इंटीग्रेशन a टू b अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स के बराबर होगी। अगर वो फंक्शन जिसमें x इज इक्वल टू जी वाई, यानी x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा होगा, x इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ y यानी जी वाई के फॉर्मेट में दिया होगा, तो उसकी लंबाई क्या होगी, c टू डी इंटीग्रेशन c टू डी अंडर रूट 1 प्लस जी डैश वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होगा। अगर कोई वक्र ऐसा दे रखा होगा जिसका प्राचलिक रूप में दे रखा होगा जो किसी एक नए वेरिएबल t पे डिपेंड करता है, यानी x की वैल्यू फाई t और y की वैल्यू साई t, अगर हमें ऐसे दे रखी है, ऐसे फंक्शंस दे रखे हैं, तो इस तरह के फंक्शंस में वक्र की लंबाई क्या होगी, इस केस में हम इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा अंडर रूट साई डैश टी होल स्क्वायर प्लस फाई डैश टी होल स्क्वायर dt के फॉर्मेट में हम निकालेंगे। और लास्ट में अगर वो ध्रुवीय रूप में कोई वक्र दे रखा हो, आर थीटा कोई फंक्शन दे रखा हो जो आर थीटा के फॉर्मेट में डिफाइंड हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा टू बीटा अंडर रूट एफ थीटा होल स्क्वायर प्लस एफ डैश थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। ये फॉर्मूले भी कैसे आए हैं इसके बारे में भी जानकारी आप क्वेश्चन करते हुए ही मैं आपको हिंट दूंगी कि कैसे मिला, कि वो आप देखिएगा। तो सबसे पहले एक वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना है, वो हमें कैसे निकालना है वो आपने सबसे पहली स्लाइड अगर आप रिकॉल करिए तो इसी आज ही जो हमने डिस्कशन किया कि हमने निर्गम विधि से हमने एक आज एक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की निकालने की कोशिश की थी, तो उसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से अब हम क्षेत्रफल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पर एक वक्र दे रखा है x माइनस टू एक्स प्लस वन। अब इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ के कट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि -1 पे कट करता है, x इज इक्वल टू 0 और 2, इसके 3 रूट हैं, -1 0 और 2, तो इन तीनों पर ही ये चित्र संख्या 1 पर आप क्लियर देख सकते हैं कि ये कट कर रहा है यहाँ पर। अब इसके ये एक्स से की तरफ ये कितना इसने क्षेत्रफल कवर कर रखा है, यही यहाँ पर हमें इसको निकालना है। तो आप देखते हैं कि -1 से लेकर 0 पर ये अपर साइड में क्षेत्रफल को इसने कवर किया है और 0 से लेकर 2 तक ये लोअर साइड में क्षेत्रफल को कवर कर रखा है। तो इसके बारे में आप देखिए कि वैल्यू क्या होगी। तो इंटीग्रेशन -1 से लेकर 0 तक इस फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आप देखिए, वो सॉल्व करने के बाद मुझे 5/12 मुझे मान मिला जो कि पॉजिटिव फॉर्मेट में है। और 0 से लेकर 2 तक का क्षेत्रफल जो हमने यहाँ पर निकाला है वो क्षेत्रफल हमें यहाँ पर वैल्यू -8/3 यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, तो 5/13 आकृति आप देख रहे हैं वो क्षेत्रफल A1 है, आकृति में वो A1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट है, और -8/3 आकृति वन में वो A2 के फॉर्मेट में यहाँ पर लाइनों से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। अब ये क्षेत्रफल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्षेत्रफल ऋणात्मक क्यों है,
क्षेत्रफल तो कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू होगी, वो ऋणात्मक ही होती है। ऋणात्मक साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अपर साइड में है या लोअर साइड में। क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि टोटल क्षेत्रफल एरिया क्या है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की एरिया को हम ऐड, वास्तविक क्षेत्रफल दोनों की नेगेटिव साइन को यहाँ पर इंक्लूड एक्सक्लूड करके दोनों की क्षेत्रफल एरिया को ऐड करके ही बताएंगे। तो यानी टोटल एरिया ए बी ओ से लेकर ओ सी डी एरिया को ऐड करके बताएंगे, वो वैल्यू होगी 5/12 प्लस 8/3। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिमाग में सेट करने वाली बात है कि एरिया हमेशा हमें जो भी यहाँ पे मिलेगा वो पॉजिटिव फॉर्मेट में मिलेगा, तो भी हमें यहाँ पर ओरिजिनल एरिया हम बता सकते हैं कि क्या है। तो व्यापक रूप में यहाँ पर लास्ट लाइन बोल्ड करके लिखा हुआ है, यदि किसी अंतराल ए बी में एफ एक्स की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 0 आती है तो हम एक्स इज इक्वल टू ए से बी तक वक्र वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के अंतर्गत क्षेत्रफल को माइनस इंटू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में अब हम आंसर आपका यहाँ पर दिया जा सकता है कि आंसर 37/12 है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एक्स इज इक्वल टू -1 से लेकर 2 तक के वक्रों के बीच एक्स -1 से लेकर 2 के बीच के इंटरवल में वक्र y इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स के बीच जितना क्षेत्रफल आता है उसके बारे में यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफिकल मेथड से प्लॉट करेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर आपने लाइन से छाया आकृति नंबर 6 में तिरछी लाइनों से आपने देखा है कि किस एरिया को किस सी से ए बी डी से लेकर सी तक के क्लोज एरिया के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके प्रतिच्छेद बिंदुओं को निकालना पड़ेगा कि किस किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को और आपस में कट कर रही है। तो सॉल्व करने के बाद हम पाते हैं कि एक्स इज इक्वल टू -1 और 2 पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब इंटरवल हम देखते हैं कि इंटरवल जो हमारा ब्रेक हुआ वो -1 से लेकर 0 पर ब्रेक हो रहा है और 0 से लेकर वो 2 तक का यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो ऋणात्मक एरिया में -1 से लेकर 0 एंड दूसरे एरिया में 0 से लेकर 2 के बीच में ब्रेक हो रहा है। तो अब टोटल जो हमें एरिया इंटीग्रेशन निकालना है वो -1 से लेकर 2 तक का निकालना है। इंटीग्रेशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, उसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। जो भी हमारे यहाँ पर अभी पिछले ही नियम को अगर अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन -1 to 2 इस फंक्शन को अगर f1 एंड f2 फॉर्मेट में ब्रेक करें तो -1 to 2 f1x माइनस f2x dx की वैल्यू जो कुछ भी आएगी वही इसका जो एरिया होगा, जो छायाकृत यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसका एरिया होगा। जहां पर f1x की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है वो 2x एक्स स्क्वायर है और f2x की वैल्यू x माइनस 2। उदाहरण नंबर 6 में देखिए एक हृदयाभ या r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एग्जाम्पल को लेने का मोटिव बस यही है कि आप इसमें देख सकते हैं कि जितना एरिया रियल एक्सिस के ऊपर है उतना ही एरिया रियल एक्सिस के नीचे है। तो यहाँ पर सॉल्व करने से पहले आप इस एरिया को निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम अपना कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हैं, अपने काम को थोड़ा आधा कर सकते हैं कि जो एरिया ए से ओ तक अपर साइड में होगा वही एरिया नीचे साइड में है। तो हम क्या करेंगे, एरिया की वैल्यू क्या करेंगे, अपर साइड की वैल्यू निकालेंगे और उसको 2 गुना कर देंगे तो हमें टोटल एरिया यहाँ पर मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूले में देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए की वैल्यू 2 इंटू 0 टू पाई, 0 से 2 पाई ना निकालकर 0 से पाई के बीच में हम निकालेंगे 1/2 r स्क्वायर टी थीटा होगी और इसको 2 गुना करने पर हमें इसका टोटल एरिया मिल जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को लेने का मोटिव यही था कि जब कभी अगर एरिया की सिमेट्रिक होगा तो हम उसको क्या करेंगे, जितना भी एरिया हाफ एरिया उसका निकालकर उसका बस हमें 2 गुना करना होगा। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 और से लेकर थीटा की वैल्यू पाई तथा आर की वैल्यू 2a तक के एरिया को हमें यहाँ पर निकालना है। उसके बाद उसका बस 2 गुना करना है। तो एरिया निकालने के बाद जो आपको यहाँ पर आंसर मिलता है वो 3/2 a स्क्वायर पाई फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल ये एक आपका एस्ट्रॉयड ताराब है। इसको भी लेने का मोटिव क्या है वो यहाँ पर देखिए कि इस एग्जाम्पल में जो छायाकृति आकृति नंबर 16 में जो फिगर दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं कि मूल बिंदु के ऊपर जितना भी एरिया है उतना ही एरिया मूल बिंदु के मूल बिंदु नहीं, आप एक्स एक्सिस की बात करिए, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना एरिया है उतना एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है। अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि पिछले अगर एग्जाम्पल को के थ्रू हम जाएं तो यानी एरिया को बस हमें 2 गुना करना है। और बारीक से अगर जाएं तो अगर इसको हम देखें कि मूल बिंदु से ऊपर भी वाई एक्सिस के अराउंड भी ये फिगर सिमेट्रिक है,
यानी कि सिर्फ अगर हम एक प्रथम चतुर्थांश का एरिया अगर हम निकालते हैं और उसका 4 गुना अगर मैं कर दूं, तो हमें ये सारे चारों ये एस्ट्रॉइड जितना भी एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया मुझे पता चल जाएगा। तो बस यही इसका रूल है कि इस एरिया को निकालने के बाद हम इसका 4 गुना करेंगे और हमें टोटल एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, समतल की वक्र की लंबाई निकालने का भी जो अभी हमने स्टार्टिंग पहली स्लाइड में टेबल फॉर्मेट में रूल देखा था, तो उसी रूल का ही प्रयोग करके यहाँ पर किसी वक्र की लंबाई कैसे निकालना है वो देखना है। तो उस वक्र की लंबाई निकालने के लिए हम आयतों का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे आयतों से, आकृति नंबर 17 से आप देख सकते हैं कि एक छोटे से सर्किल को यहाँ पर दिखाया गया है कि जो भी ये वक्र बनता है वो जितना भी आयतों की संख्या को आप बढ़ाते जाएंगे, वो एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लेता है। समकोण त्रिभुज के रूप लेने के बाद यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से, जिसकी बेस डेल एक्स और हाइट डेल वाई है, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। और वही लंबाई से मैंने इसलिए आपको पहले सारणी में हिंट किया था कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो एक अप्रोक्सीमेट हमें यहाँ पर लेंथ L1 Li की वैल्यू मिल जाती है, जो कि ओरिजिनल वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बीच में होगी। इसका उपयोग करके यहाँ पर इक्वेशन नंबर 10 और 11 में जो फॉर्मूला दिया गया है, इसी से ही हम वक्र की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, जिसका उपयोग करके हम इसकी लंबाइयां निकाल सकते हैं। आप लास्ट ये हृदयाभ है, यहाँ पर भी लंबाई निकालने के लिए लंबाई आपने देखा कि सिमेट्री है मूल एक्स एक्सिस के अपर और नीचे, तो पूरी लंबाई निकालने की जगह हम क्या करेंगे, इसका बस 2 गुना कर देंगे। अब इस यूनिट का सारांश यही है कि इस यूनिट के पढ़ने के बाद हम किसी भी जो भी वक्र दे रखा होगा उसका क्षेत्र के बीच में लाई करेगा तब भी, और एक सिंपल एक वक्र के बीच और एक्स एक्सिस के बीच जो क्षेत्रफल होगा वो भी। धन्यवाद।